नमस्कार, मेरा नाम तन्वी पाटीदार है। मैं कक्षा 10वीं ई की छात्रा हूँ। आज राष्ट्रीय पठन दिवस के अवसर पर मैं दूध की जगह पानी, जो कि प्रकाशित है अकबर बीरबल के किस्से किरण बारिया द्वारा लिखा गया, यह पाठ पढ़ना चाहूँगी। दूध की जगह पानी। बादशाह अकबर को मुग़ल सम्राटों में सबसे अच्छा समझा जाता था। अकबर भी यही समझते थे कि उनकी प्रजा उन्हें बहुत चाहती है और वह बहुत कर्तव्यनिष्ठ है। एक दिन उन्हें यही बात बीरबल के सामने रखी। बीरबल, हम यह जानना चाहते हैं कि हमारे राज्य में प्रजा कितनी ईमानदार है और हमें कितना प्यार करती है। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, हुजूर, आपके राज्य में कोई भी पूरी तरह ईमानदार नहीं है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रजा आपको कितना प्यार करती है। बादशाह अकबर बोले, यह तुम क्यों कह रहे हो बीरबल? मैं अपनी बात को साबित कर सकता हूँ जहाँपनाह। ठीक है, तुम हमें साबित करके दिखाओ। तब बीरबल ने नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि बादशाह सलामत एक भोज करने जा रहे हैं। इसके लिए सारी प्रजा से अनुरोध है कि कल दिन निकलने से पहले हर आदमी एक एक लोटा दूध पहुँचा दे। कढ़ावे रखवा दिए गए हैं, उनमें हर आदमी दूध डाल जाए। ढिंडोरा सुनकर हर आदमी की यही सोचा कि जहाँ इतना दूध इकट्ठा होगा वहाँ उसके द्वारा एक लोटा पानी का क्या ही पता चलेगा। अतः हर आदमी कड़ाहे में पानी डालता गया। सुबह जब बादशाह अकबर ने उन कड़ाहों में देखा जिसमें प्रजा ने दूध डालने को कहा था, तो दंग रह गए। उन कड़ाहों में केवल पानी ही पानी था। इस घटना के बाद बादशाह अकबर को यह मान लेना पड़ा कि बीरबल को बहुत ही ज्ञान है और वह अपने ज्ञान के आधार पर ही सभी उत्तर देते हैं। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं अजय विक्रम सिंह कक्षा 10वीं स का छात्र आप सभी के समक्ष नेताजी का चश्मा कहानी के कुछ अंश प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। नेताजी का चश्मा। हवलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक तो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। पूरी बात तो पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं ज्यादा होने के कारण काफी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा, और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसीन, फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच का चौड़ा फ्रेम वाला चश्मा पहना दिया गया था। हवलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने उसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की, लेकिन चश्मा रियल। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम साक्षी आर्य है। मैं कक्षा 10वीं स की छात्रा हूँ। आज हम पढ़ेंगे नेताजी का चश्मा। हवलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था,
जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसा ही कुछ मकान, और जिसे बाज़ार कहा जा सके वैसा ही एक बाज़ार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक तो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ काम भी करती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। पूरी बात तो पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय उपहाव और चिट्ठी पात्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासनगिरी समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को यह अवसर देने का निर्णय किया गया होगा, और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी, को यही काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। धन्यवाद। हरदर साहब के हर 15वें दिन कंपनी के काम से सिलसिले में उस कब्बे के गुजरना पड़ता था। कब्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, जैसे कुछ ही मकान, और जैसे बाजार कहा जा सके वैसे ही बाजार था। कब्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 कंपनी या सिनो मधर और एक नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशवधार बनवा दिया, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी सम्मेलन करवा दिया। उसी नगर पालिका किसी उत्साही वार्ड या प्रशासनिक अधिकारी में एक बार शहर के मुख्य बाजार का मुख्य चौराहा पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यही कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों को जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट में कोई ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय उपराहो और चिट्ठी पत्र के बाद हुआ होगा, और वार्ड की समाजवादी प्रतिमा होने की घटनाओं की किसी सम्मानीय कलाकार की आविष्कार देने का निर्णय किया गया, और अंत में कब्बे का इकलौता कोई स्कूल के इकलौता। नमस्ते, मेरा नाम अस्मिता इक्का है। मैं सनमोलपुर स्कूल पटेल नगर भोपाल में 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। अब मैं हिंदी के पाठ्य पुस्तक सतीश से बाल गोविंद भगत, जो रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित है, उसका एक परिच्छेद पढ़ने जा रही हूँ। बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजुट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमगिए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीरपंथियों की सी कनपटी टोपी। जब जाड़ा आता एक काले कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते थे। ऊपर की तस्वीर से ये नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी के तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, ना किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज नहीं छूते, ना बिना पूछे कोई व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। कभी वह दूसरों की खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी।
नमस्कार। आज मैं प्रणवी भावसार कक्षा 10वीं की छात्रा आपके सामने 1857 जंग ए ज़िंदगी के शहीदों को सलाम कविता पढ़ने जा रही हूँ। सन 1857 के बागी सैनिकों का कौमी गीत। हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम का, जन्नत से भी प्यारा। ये है हमारी मिल्कियत, हिंदुस्तान हमारा, इसकी रूहानियत से रोशन है जग सारा। कितनी कदीम कितना नईम, सब दुनिया से न्यारा, करती है जरखेज़ जिसे गंगो जमुन की धारा। ऊपर बर्फीला पर्वत पहरेदार हमारा, नीचे साहिल पर बजता सागर का नक्कारा। इनकी खाने उगल नहीं उगल रही सेना हीरा पारा, इसकी शान शौकत की दुनिया में जयकारा। आया फिरंगी दूर से ऐसा मंतर मारा, लूटा दोनों हाथ से प्यारा वतन हमारा। आज शहीदों ने है तुमको अहले वतन ललकारा, तोड़ो गुलामी की जंजीरें बरसाओ अंगारा। हिंदू मुसलमान सिख हमारा भाई भाई प्यारा, यह है आज़ादी का झंडा, इसे सलाम हमारा। धन्यवाद। मैं कक्षा 10 का विद्यार्थी योगित राठौर। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सिंही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौघाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते। उनकी 3 ग्रंथों सुरसागर, साहित्य लहरी और सुरसारवाली में से सुरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर के कविताओं में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करते हैं। धन्यवाद। सुप्रभात। मेरा नाम तरंग त्यागी है। मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। आज मैं माता का आंचल पाठ पढ़ने जा रहा हूँ। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। हमारे पिता लड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांट कर वह हमारे चौड़े लिलार में त्रिपुंड कर देते थे। हमारे लिलार में भभूत खूब खुलती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थीं। भभूत रमाने से हम खासे बम्बोले बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनके बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहार करते थे। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। धन्यवाद। सुप्रभात। मैं निरुक्ति अग्रवाल कक्षा 10वीं सी की एक छात्रा आज आपके समक्ष हमारी संस्कृति के ऊपर कुछ लाइनें पढ़ूंगी। जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, ऐसे 2 शब्द हैं सभ्यता और संस्कृति। इन 2 शब्दों के साथ जब अनेक विशेषण लग जाते हैं, उदाहरण के लिए जैसे भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता, तब दोनों शब्दों का जो थोड़ा बहुत अर्थ समझ में आया रहता है वह भी गलत सलत हो जाता है। क्या ये एक ही चीज है अथवा 2 वस्तुएं? यदि 2 हैं तो दोनों में क्या अंतर है? हमें इसे अपने तरीके पर समझने की कोशिश करनी होगी। कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव समाज का अग्नि देवता से साक्षात नहीं हुआ था। आज तो
घर घर में झूला चलता है। जिस आदमी ने पहले पहल आग का आविष्कार किया होगा वह कितना बड़ा आविष्कर्ता होगा। अथवा कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव को सुई धागे का परिचय न था। जिस मनुष्य के दिमाग में पहले पहल बात आई होगी कि लोहे के एक टुकड़े को घिसकर उसके एक सिरे को छेद कर और छेद में धागा पिरोकर कपड़े के दो टुकड़ों को एक साथ जोड़ा जा सकता है, वह भी कितना बड़ा आविष्कर्ता रहा होगा। इन्हीं दो उदाहरणों पर विचार कीजिए। पहले उदाहरण में एक चीज है किसी व्यक्ति विशेष की आग का आविष्कार कर सकने की शक्ति और दूसरी चीज है आग का आविष्कार। इसी प्रकार सुई धागे के उदाहरण में एक चीज है सुई धागे का आविष्कार कर सकने की शक्ति और दूसरी चीज है सुई धागे का आविष्कार। जिस योग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर आग का वह सुई धागे का आविष्कार हुआ वह है व्यक्ति विशेष की संस्कृति। और उस संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ है, जो चीज उसने अपने तथा दूसरों के लिए आविष्कृत की है, उसका नाम है सभ्यता। शुक्रिया।